गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं ना वो टॉप 110 जो साइंस में करवा रहे थे लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय, टोटल 110 क्वेश्चंस का आज हमारा कैमा क्लास है, तो 16वां क्लास है सर। और पिछले 15 क्लास हमने ले चुका है, तो पिछले 15 क्लास में आप सब ने फुल सपोर्ट किया, फुल प्यार दिया सर। तो इसी प्रकार से आगे वाले क्लासेस को भी और प्यार देना है और अब की बार रिजल्ट की दुनिया में फिर से एक बार इतिहास लिखना है सर, क्योंकि जब तक आपका साथ रहेगा और मेरा, तो सर कभी रिजल्ट रुकने वाला नहीं है और अब की बार 482 से भी पार चमकने वाला है सर। देखो, सबसे पहले बात कुछ नहीं है सर, मैं अपना 110% बस आपके ऊपर दे रहा हूं। आपके ऊपर कहने का मतलब पता है कि आपके क्वेश्चंस के ऊपर दे रहा हूं, क्योंकि मेरा एक वो सिद्धांत है कि हम पढ़ाएंगे वही जो बोर्ड एग्जाम पूछता है और बोर्ड एग्जाम पूछेगा वही जो संदीप कुमार पढ़ाता है सर। ये शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत वाली बातें हैं, क्योंकि देखो आपके पास टाइम ना के ही बराबर है और कम टाइम में बेहतर रिजल्ट देना है। इसके लिए ना आपको बेहतर सवाल की जरूरत आपके पास है, तो बेहतर सवाल हम आपको पहुंचाने की कोशिश करता हूं हमेशा से सर। और आज की क्लास को हम करता हूं शुरुआत। और इससे पहले सर जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सब्सक्राइब कर देना सर, और बाकी दोस्तों के पास भी शेयर कर देना, बनता तो है सर। हाँ, आइएगा, चलिए सर आज की क्लास को हम लोग करते हैं स्टार्ट। कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना पहला सवाल से। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 94 से शुरू करने वाले हैं, ठीक है। पिछला हमने 93 सवाल को हम कर चुके हैं, तो पिछला 93 सवाल अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, यहां से जाइए और सारे क्लासेस को कर दीजिए धुआं, ठीक है सर। तभी तो कहोगे कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है। आना सर थोड़ी सी इधर हम लोग अपनी दुनिया में, क्योंकि सर प्यार मोहब्बत तो ज़िंदगी में कभी भी हो सकता है सर, लेकिन बोर्ड एग्जाम जो है ना वो 10th बोर्ड एग्जाम आप पूरे ज़िंदगी में एक ही बार दीजिएगा। सबसे पहले इसीलिए सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। कहता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विशेष विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है सर? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, ठीक है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, चित्र बनाकर समझाइए। अब देखो सर, ये विशेषण लिख दिया, गलत लिख दिया, टाइपिंग मास्टर गलत है मेरे पास। आ जाना सर, हमने क्या लिखा है सर? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब सोचना, कहता है सर कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, चित्र बना करके समझाइए। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कुछ भी नहीं है सर, जब हमारा श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर के जाता है और 7 कलर का रंग बनाता है सर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आना, कहता है जब सूर्य की प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है, जब सूर्य की प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? विक्षेपण कहते हैं सर। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। हमने क्या बोला है सर कि जब सूर्य की प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है, सूर्य की प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। और ये सवाल जो है ना सर एकदम पॉपुलर सवाल है। ये सब क्वेश्चंस के बारे में जितना बोल देंगे ना उतने कम पड़ेगा रे ससुरा, ये पूछता है। हाँ, आना, कहता है जब सूर्य की प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। फिर सवाल में क्या बोला है कि चित्र बनाकर समझाइए, इसे समझाना है चित्र बनाकर। अब देखो सर इसका चित्र कैसे होगा, देखो इसका चित्र ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा दिखाते हैं, इसका चित्र हम बना के लाए थे, ठीक है। कि जब जब तुझको देखूं तो अरे जी घबराता है। आना सर, देखो यहां से हमारा ये प्रिज्म है, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये वाला जो पूरा आपको यहां से यहां दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा क्या है? प्रिज्म है। यहां से हमारा वो क्या जा रहा है? लाइन जा रहा है, ठीक है, रे जा रहा है सर, ठीक है, यहां से जा रहा है। अब सोचना, ये जो है ना ये लाइन से हमारा क्या प्रवेश कर रहा है? तो ये श्वेत प्रकाश प्रवेश कर रहा है, ठीक है। श्वेत प्रकाश किरण प्रवेश कर रहा है। जब यहाँ पे जा रहा है सर तो इस प्रकार से ये सीधे ना जा करके नीचे मुड़ जा रहा है, ठीक है। सीधे ना जा करके इस प्रकार से मुड़ जा रहा है सर। तो जो सबसे कम विचलन किया है ना वो लाल रंग है। जो सबसे कम विचलन किया वो क्या है? लाल रंग है। और जो सबसे अधिक विचलन किया वो क्या है? बैगनी है सर। वो क्या है सर? वो बैगनी है सर। क्या है सर? वो बैगनी है, ठीक है। क्या है सर? वो बैगनी है। कौन कॉल कर रहा है?
आना, वो क्या है सर, वो बैगनी है, ठीक है। अब लाल के बाद फिर नारंगी है, फिर पीला है, फिर हरा है, फिर नीला है, फिर जामुनी है, फिर क्या है, बैगनी है सर। तो अगर आपसे पूछेगा कि कौन सा कलर सबसे अधिक विचलित करता है, तो बैगनी कलर सबसे अधिक विचलित करता है, ठीक है। अब बोलेगा कौन सा कलर सबसे कम विचलित करता है, तो लाल रंग का कलर जो है वो सबसे कम विचलित करता है, ठीक है। तो हमें बोला था सर कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का चित्र बना करके समझाइए। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का चित्र यही होगा सर, ठीक है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का चित्र यही होगा सर, ठीक है। आ जाना, फिर हम लोग थोड़ी सी आते हैं सवाल की दुनिया में। सवाल पे थोड़ा सा एक बार फिर से हम लोग बात करते हैं खुल करके। आना, कहता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, चित्र बना करके समझाइए, ठीक है। तो कहता है क्या सर, थोड़ी सी गौर करना कि जब सूर्य की प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है, देख रहा था यहां से इस प्रकार से था सर, ये हमारा प्रिज्म है, यहां से हमारा श्वेत प्रकाश गुजरता है, ये हमारा श्वेत प्रकाश होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये श्वेत प्रकाश होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये विभक्त हो जाता है इस प्रकार से 7 गो कलर में, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, एगो यहाँ पे मार दो 7। तो सबसे ऊपर में जो होता है ना सर, वो हमारा लाल होता है, क्या होता है, लाल होता है। और सबसे नीचे में जो होता है ना सर, वो हमारा बैगनी होता है, क्या होता है, बैगनी होता है, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, उसका चित्र है, ठीक है। आ जाना, चलिए सर एक बार आप थोड़ी सी मेरे साथ शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बोल दीजिएगा कि जब सूर्य की प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चलिए, आज आपका बायोलॉजी का 5 नंबर वाला भी सवाल है, लेकिन सर एक स्पेशल क्लास में आपके लिए लाऊंगा जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर या सवाल का सोल्यूशन करूंगा, ठीक है। बाकी हमने 110 का टारगेट आपको दिया था, 110 क्वेश्चन आपको करवा दे रहा हूं। बस इतना से बाहर ना तो 1% उन्हें जाएगा और ना तो 1% इन्हें जाएगा, 110% यहीं से मामला फंसने वाला है सर, ठीक है। आना, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 95 कि समाव्यवता किसे कहते हैं, समाव्यवता किसे कहते हैं, एक उदाहरण भी लिखे। अब सोचो समाव्यवता का मतलब होता क्या है सर, एक्चुअली ये है क्या, समाव्यवता मतलब होता क्या है। तो कहता है सर अनुसूत्र समान रहेगा, लेकिन उसका जो आईपीएससी नेम रहेगा सर, उसका जो नेमिंग रहेगा वो 2 भागों में बट जाएगा। हमने क्या बोला, अनुसूत्र समान रहेगा लेकिन उसका नेमिंग जो है वो अलग अलग होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समाव्यवता कहते हैं। थोड़ी सी आइएगा, हमारा साइंस की भाषा में क्या बोलता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना कि वो कार्बनिक यौगिक, हमने क्या बोला, वो कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान रहते हैं, वो कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान रहते हैं लेकिन भौतिक गुण और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। हमने क्या बोला रे बाबा, हमने बोला कि वो कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान रहते हैं लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, उसे कहते हैं समावयवी। उसे क्या कहते हैं, समावयवी। और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, समाव्यवता कहते हैं। हमने क्या बोला सर, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, समाव्यवता कहते हैं सर। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलिए ना जी। तो एक बार प्यार से, मोहब्बत से, शिद्दत से देखिए ना जी। आइएगा, हमने क्या बोला सर कि समाव्यवता किसे कहते हैं, एक उदाहरण भी लिखना है। कहता है वे कार्बनिक यौगिक, मेरे साथ बोलोगे, और जो नहीं बोलेगा नु सर तो अगर कपार फोड़ देंगे। हाँ, बोलना पड़ेगा रे बबुआ, समझ लेना, क्योंकि जिंदगी में ना जो नहीं बोला नु वो समझ लेना चल गया खुपचे में सर। हाँ, जो बोला, जो अपना अधिकार के लिए कभी भी किसी के लिए अपना सर कटाने के लिए तैयार हो गया सर, अपना अधिकार कभी मत छोड़ना। हाँ, अगर तुमको लगता है कि नहीं वो मेरा अधिकार है तो उसे कभी मत छोड़ना, उसके लिए तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाना सर, क्योंकि जिंदगी में धरती पे रह करके क्या करेंगे जो अपना अधिकार के लिए लड़बे नहीं किया सर। हाँ, तो जिंदगी में कभी भी अपना अधिकार छोड़ना नहीं है सर, अपना अधिकार एकदम ले करके रहना है, क्योंकि हम लोग रहते हैं लोकतंत्र भारत में, ठीक है। यहाँ पे लोकतंत्र का महत्व है सर, यहाँ पे संपत्ति का महत्व नहीं, यहाँ पे लोकतंत्र का महत्व है। तो हम लोग अपना लोकतंत्र के वजह से हम किसी भी अपना अधिकार जो मेरा है उस अधिकार को हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आ जाना सर, हम लोग अपनी दुनिया में आते हैं। कहता है वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान रहते हैं, वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान रहते हैं लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। वे कार्बनिक यौगिक, हमने क्या बोला, वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान रहते हैं लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समावयवी कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, समावयवी कहते हैं। लेकिन इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, समाव्यवता कहते हैं, ठीक है। चलो आ जाना सर, इसका हम लोग उदाहरण भी देना, क्योंकि उदाहरण भी करने के लिए बोला है। तो उदाहरण में आना, अणुसूत्र जैसे क्या है, C2H6O,
आ जाना। दो कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अब सोच सर, ये CH3 इसका पहला नेमिंग है, CH3O2 और यहाँ पे क्या है सर, ये ओनली फॉर ओ है, ठीक है। इसको काट देना सर, देखो इसको काट देना, ठीक है, कुछ नहीं ओ है, ठीक है। अब देखो सर, ये जो हमारा है ना, ये आपका है एथिल एल्कोहल। ये क्या है, एथिल एल्कोहल। ये क्या है सर, एथिल एल्कोहल। क्या है ये, एथिल एल्कोहल। अब सोचो, यही फार्मूला से हमें क्या बन गया, एथिल एल्कोहल। और देखो यहाँ पे आ जाना सर, ये भी कुछ नहीं है सर, ठीक है, ये भी जो है ना वो कुछ नहीं है, ठीक है। आ जाना, रुक जा, मामले गड़बड़ हो गया। हाँ ठीक है सर, हाँ आ जाना सर। अब देखो यही फार्मूला से हमारा क्या बन गया, डाइमिथाइल ईथर। क्या बन गया, डाइमिथाइल ईथर, ठीक है। तो हमारा संरचना सूत्र एक ही रहेगा सर, ठीक है, ये हमारा एक ही रहेगा, लेकिन सर यहाँ पे कुछ नहीं है, सी है ये, ठीक है। ये क्या है, ये सी है, ठीक है, ये सी है, ठीक है। ये देखो हमारा फार्मूला है, मैं इसको लिख देता हूँ, ये फार्मूला को लिख देता हूँ, थोड़ा सा टाइपिंग गलत किया है। ये आपका CH3O है और ये आपका CH3 है, ठीक है, ये है, ठीक है, आ जाना। और ये जो हमारा लिखा हुआ ये हमारा है CH3O हमारा है, ठीक है। और ये हमारा क्या है सर, ये अरे रुक जा भाई, ये हमारा CH2 है, ठीक है, और ये हमारा OH है, ठीक है, आ जाना। ये वाला जो फार्मूला इसको काट दो, ठीक है, ये वाला फार्मूला यहाँ पे है, ठीक है, CH3 CH2 और ये क्या है, OH है, तो इसका नेमिंग होगा एथाइल एल्कोहल, ठीक है, आ जाना। यहाँ पे जो फार्मूला है वो CH3O और CH3 है, ठीक है, जिसका हमारा फार्मूला होगा डाइमिथिल ईथर, ठीक है, डाइमिथिल ईथर, ठीक है, आ जाना सर। तो इसको आप लोग कोशिश कीजिए कि लिख ले और इसको आप लोग थोड़ी सी ढक दीजिएगा, ठीक है सर। जिनको PDF मिलेगा वो PDF में सुधार लेना, ठीक है, कलम से अपने, आ जाना सर। तो हमने क्या बोला कि समाव्यपता किसे कहते हैं, इसके उदाहरण भी दे, तो कहता है वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान रहते हैं लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, उसे कहते हैं समावयवी, और इस घटना को कहते हैं समाव्यपता। अणुसूत्र इसका होगा C2H6, रुक जाओ, ये C2H6O, ठीक है। तो इसका हमारा पहला रचना सूत्र होगा CH3, हमारा ये OH होगा, और ये हमारा CH3, और ये क्या होगा हमारा, ये हमारा CH2 होगा, आ जाना। इसके बाद ये हमारा क्या होगा, OH होगा, ठीक है सर, आ जाना। 6 कार्बन था ना, 6 कार्बन, तो 3 कार्बन और 5 कार्बन और 6 कार्बन हो गया, इसका नेमिंग ये होगा, ठीक है, आ जाना। ये हमारा है CH3, ये O है, ये हमारा CH3 है, ठीक है, ये नहीं है, इसका हमारा नाम होगा डाइमिथाइल ईथर, ठीक है, डाइमिथाइल ईथर, ठीक है, आ जाना सर। चलो आते हैं हम लोग सवाल नंबर अगला की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, थोड़ा सा PDF पे सुधार कीजिए। आइएगा, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं सर 95 की तरफ। 95 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी शिद्दत से आना, प्यार से आना और मोहब्बत से आना सर, क्योंकि 95 नंबर जो सवाल है ना वो थोड़ी सी ज्यादा ही रोमांटिक सवाल हो जाता है सर। और एक बात और आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं सर, कि आप लोग के पास अगर PDF चाहिए, अगर ये आप यहां से लिख लेते हैं तब तो ठीक है सर, PDF लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप यहां से नहीं लिख पाते हैं सर, तो आपके लिए और हम अपने इनकम के लिए हमने कुछ ले करके आया है सर, जिसका नाम है प्राइवेट ग्रुप, ठीक है। अगर आपको प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है सर, तो आपको मिलेगा मैथ, साइंस, सोशल साइंस और हिंदी का VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का PDF नोट्स, जो भी मात्र 99 रुपया में। जिनको पेमेंट करना है सर, जिनको PDF लेना है, तो यहां पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा 72 वाले नंबर, उसी नंबर पे आपको 99 रुपया पेमेंट कर देना है, चाहे पे फोन से चाहे पेटीएम से, ठीक है। और पेमेंट करके आपको उसी व्हाट्सएप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है, तो इधर से आपको ओके का मैसेज चला जाएगा, ठीक है सर। और स्क्रीनशॉट भेज करके आपको मैसेज में लिख देना सर कि मुझे PDF चाहिए, ठीक है, प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन होना है मुझे, तो आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा, ओके का मैसेज चला जाएगा। और पिछला PDF जितना सबके पास भेजा गया होगा वो सारे PDF आपके पास भी भेज दिया जाएगा, ठीक है सर। और दूसरी बात क्या है सर, दूसरी बात यह है कि आपको कुछ और मिलेगा, नीचे हम देख रहा होगा लिखल होगा, लेकिन ये बात बोलेंगे नहीं सर, अगर इस बात की चर्चा करेंगे ना तो हमारा चर्चा डायरेक्ट जेले में होगा, ठीक है, आ जाना सर। बट मैंने पिछले साल भी दिया था सर, तो इस बार भी तो मिलेगा ही, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और ये नंबर पे आपको कॉल करने की अलाउ नहीं है, आप ये नंबर पे व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई भरपूर मात्रा में मिलेगा सर, ठीक है। चलो आ जाना सर। और ये सबसे बड़ी बात है ना सर, कि इस ग्रुप में आप ना तो आप किसी का नंबर देख पाइएगा, ना तो आपका नंबर कोई देख पाएगा, ठीक है। ये आपके ब्रास्केट के थ्रू आपके पास PDF जाएगा, जो कि मेरा नंबर बन करके आपके पास PDF जाएगा, ठीक है। और ग्रुप का नेमिंग टेमिंग शो नहीं करेगा, ठीक है, आ जाना। हमने क्या बोला सर, थोड़ी सी गौर करना शिद्दत से। क्या कहता है, कहता है ना कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधों के लिए क्या महत्व है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधों के लिए क्या महत्व है। बड़ा ही रोमांटिक सवाल है ना, बड़ा मजेदार सवाल है सर। क्या बोला सवाल, कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधे के लिए क्या महत्व है,
किस क्रिया, कौन सा क्रिया, वाष्प उत्सर्जन की क्रिया। पौधे के लिए क्या महत्व है, कहता है सर कि पौधों के वायवीय भागों में, पौधों के वायवीय भागों में, और हम एक 5 नंबर वाला सवाल भी आज हम लेकर के आए हैं, वायवीय और अवायवीय शोषण में अंतर। कहता है पौधे के वायवीय भागों में जल का रंध्र द्वार वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। हमने क्या बोला है सर, हमने आपको बोला है सर कि पौधे के वायवीय भागों में जल का रंध्र द्वार वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। हमने क्या बोला है कि पौधे के वायवीय भागों में, मेरे साथ बोलना, पौधे के वायवीय भागों में जल का रंध्र द्वार वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को ही वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। फिर से एक बार मेरे साथ शिद्दत से बोलना, प्यार से बोलना, ऑटोमेटिकली कहानी खत्म हो जाएगा। हमने क्या बोला है सर कि पौधों के वायवीय भागों में जल का रंध्र द्वार वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, आ जाना। अब बोला है सर कि इसका महत्व को भी लिखना है। तो पहला महत्व हमने लिखा है सर कि पौधों के मूल से चोटी तक लगातार जल की धारा, पौधों के मूल से चोटी तक मतलब फुलंगिया तक, जड़ से लेकर के फुलंगी तक, पौधों के मूल से लेकर के चोटी तक लगातार जल की धारा वाष्प उत्सर्जन द्वारा प्रवाहित होती है। यह खनिज अवशोषण एवं परिवहन में सहायता करता है। हमने क्या लिखा है सर, देखो सर आपको ये थोड़ी सी सर वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसके बारे हम पूरा आपको डीपली नहीं कर पाएंगे, इसलिए नहीं कर पाएंगे सर क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है। बस हमारा संदेश ये है, मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके पास हम सवाल को ला देते हैं और उस तरीका मैं आपको बता दूंगा सर कि आप रटने की जरूरत नहीं है सर, क्योंकि मैथ और साइंस रटा नहीं जाता है, मैथ और साइंस को समझा जाता है सर। क्योंकि जिस दिन मैथ और साइंस को रटने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा जिंदगी रटा जाएगा सर, लेकिन मैथ और साइंस कभी नहीं रटाता है सर, क्योंकि मैथ और साइंस का मतलब होता है रियल लाइफ। ठीक है, आना। तो कहता है पौधों के मूल से चोटी तक, कहां से, पौधों के मूल से लेकर के चोटी तक लगातार जल की धारा वाष्प उत्सर्जन द्वारा प्रवाहित होती है। अच्छा, पौधों के मूल से लेकर के चोटी तक जो हमारा जल की जो चोटी तक जल की जो धारा प्रवाहित होती है ना, वो वाष्प उत्सर्जन द्वारा प्रवाहित होती है। फिर कहता है यह खनिज अवशोषण एवं परिवहन में सहायता करता है। ये खनिज अवशोषण एवं परिवहन में क्या करता है, सहायता करता है सर। ठीक है, आ जाना। इसका दूसरा महत्व की तरफ आना। इसका दूसरा महत्व क्या कहता है कि यह पौधों में तापक्रम संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। ये जो है सर वो पौधों में संतुलन जो होता है ना, तापक्रम संतुलन जो होता है ना, वो बनाए रखने में सहायता करता है। ठीक है, तो बोला कि यह पौधों में तापक्रम संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। यह पौधों में तापक्रम संतुलन बनाए रखने में क्या करता है, सहायता करता है सर। ठीक है, तो हमने क्या बोला सर, हमने थोड़ी सी एक बार शिद्दत से हम लोग जो बोले हैं इसको एक बार हम दोबारा से अच्छा से देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो सर जिंदगी में किसी भी चीज को करने के लिए ना सर, आप उस चीज को पीछे जितना तुम उसको रगड़ोगे ना सर, आपके दिल में उतना ही वो बैठेगा। ठीक है, आ जाना। हमने बोला सर कि वाष्प उत्सर्जन की क्रिया पौधों के लिए क्या महत्व है, तो कहता है पौधों में के वायवीय भागों में जल का रंध्र द्वार वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। कहता है पौधे के मूल से चोटी तक लगातार जल की धारा वाष्प उत्सर्जन द्वारा प्रवाहित होती है। यह खनिज अवशोषण एवं परिवहन में सहायता करता है। अवशोषण और परिवहन में क्या करता है, सहायता करता है। फिर कहता है यह पौधों में तापक्रम संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। ठीक है, आना। चलिए सर 97 नंबर सवाल की तरफ हम लोग आते हैं, क्योंकि बड़ा ही रोमांटिक सवाल है सर 97 नंबर। आजकल मेरे पास सवालों रोमांटिक होता है, ये बात तो आपको पते चल गया होगा, तभी तो कहोगे कि जब जब तुझको देखूं तो अरे जी घबराता है। आना। कहता है ना धातु कर्म क्या है, इसकी विभिन्न चरणों को लिखे। देखो एक्चुअली में ये जो सवाल है ना वो आपको आने की पूरी संभावना है सर। हाँ, ऐसे में जितना सवाल करवा रहा हूँ वो पूरा पूछने वाला सवाल है। ठीक है, कोई ऐसा सवाल नहीं है जो नहीं पूछने वाला सवाल है, पूरा का पूरा पूछने वाला सवाल है। ठीक है, आ जाना। कहता है क्या सर, थोड़ी सी शिद्दत से आना। कहता है धातु कर्म क्या है, इसके विभिन्न चरणों को लिखे। कहता है सर क्या कि धातु कर्म आयक्षों से धातु कर्म जो है वो आयक्षों से धातुओं के निष्कासन और उपयोग में लाने के पूर्व उनके शुद्धिकरण की प्रक्रिया
को धातु कर्म कहते हैं सर। हमने क्या बोला है, थोड़ी सी मेरी बातों पे शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से गौर कीजिए, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा सर। और इन्हें उन्हें ध्यान देके गौर करोगे ना, बहुत सारे बच्चों को एसएमएसओ पे ध्यान रहता है, रे बकलुल्ला बंद कर दो रे बाबा, बंद कर दो वरना जिंदगी का पटरी पर से गाड़ी उतर जाएगा। हाँ ठीक है, ये सब बंद कर दो, 1 महीना 2 महीना, जब तक, समझ गया ना तुम लोग, हाँ समझ गया होगा तुम लोग, बंद कर दो, ब्लॉक कर दो। हाँ तुम, जब तक रिजल्ट नहीं सर, जब तक जिंदगी की सपना पूरा नहीं होगा, तब तक माँ बाप की आंसू को बदल नहीं देना सर, तब तक, समझ रहा है, तुम कठिनाइयाँ की आंसू को खुशियों की आंसू में बदल देना है, तभी जिंदगी का नाम है सर, तभी उस बेटा का नाम है सर। तो एकदम शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ो, हर सपना पूरा होगा, ठीक है। आना कहता धातु कर्म क्या है, इसके विभिन्न चरणों को लिखे। कहता है सर कि धातु कर्म आयक्षों से धातुओं के निष्कासन, धातु कर्म जो है वो आयक्षों से, किससे, आयक्षों से धातुओं के निष्कासन और उपयोग में, धातुओं के निष्कासन और उपयोग में लाने के पूर्व उनके शुद्धिकरण की, लाने के पूर्व उनके शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, उसे क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं सर। प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं, ठीक है। आ जाना, हम क्या बोला कि इसके विभिन्न चरणों को लिखे। पहला, धातु कर्म के मुख्यतः निम्नलिखित चरण होते हैं, ठीक है, चरण होते हैं। आ जाना, पहला कहता है ना, थोड़ी सी गौर करना सर, पहला नंबर क्या कहता है, आ जाना इधर से थोड़ा सा, 1 नंबर क्या कहता है, थोड़ी सी आना इधर, देखो कहाँ गया अपने दोनों, 1 नंबर कहता है ना सर, कहाँ गया, हाँ 1 नंबर क्या कहता है, कहता है प्रारंभिक उपचार, प्रारंभिक उपचार, ठीक है। दूसरा नंबर क्या कहता है सर, सांद्रता आयक्स का भर्जन, भर्जन मतलब सर या जारण, भर्जन मतलब पता है क्या होता है, जो जरता है ना, तो वो मतलब वही भर्जन होता है, ठीक है। आ जाना, कुछ और मत समझना, मोबाइल वाला भर्जन मत समझना, तो क्योंकि तुम लोग का दिमाग होता है ना बड़ा उल्टा पुल्टा चलता है। आना, सांद्रता, ठीक है, आयक्षों का भर्जन और जारण, ठीक है। फिर कहता है सर संद्रित आयक्स का निष्पातन, या फिर कहता है सर अवकरण, क्या कहता है, अवकरण, या फिर क्या कहता है, अशुद्ध धातु का शोधन, अशुद्ध धातु का क्या, शोधन, अशुद्ध धातु का क्या, शोधन। तो हमने आपको टोटल 5 लिखा है सर, ठीक है। इसमें से आपको जो 3 को पसंद पड़े उसी पे लाइन मार के एकदम फिट कर देना बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। आ जाना सर, ऐसे नहीं कि इच्छे करके आंख मारना। देखो इधर सर, आना, कहता है धातु कर्म क्या है, इसके विभिन्न चरणों को लिखे। कहता है सर कि धातु कर्म आयक्षों से धातुओं के निष्कासन और उपयोग में लाने के पूर्व उनके शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, धातु कर्म कहते हैं, ठीक है। हमने क्या बोला सर, हमने क्या बोला, थोड़ी सी एक बार मेरे साथ बोलिएगा। कहता है धातु कर्म, अरे कौन कर्म, धातु कर्म आयक्षों से धातुओं के निष्कासन, धातुओं के निष्कासन और उपयोग में लाने के पूर्व उनके शुद्धिकरण की प्रक्रिया को ही हम लोग कहते हैं धातु कर्म कहते हैं। आ जाना, फिर कहता है धातु कर्म के मुख्यतः निम्नलिखित चरण होते हैं, ठीक है। पहला कहता है प्रारंभिक उपचार, सांद्रता आयक्स का भर्जन और जारण, सांद्रता आयक्स का निष्पातन। आना, फिर कहता है सर अवकरण, फिर क्या कहता है, अशुद्ध धातुओं का शोधन। चलिए आइएगा सर, हम लोग आते हैं सवाल नंबर 98 की तरफ। 98 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से देखिएगा, क्योंकि 98 नंबर जो क्वेश्चंस है ना, वो आपके एग्जाम में आने का लगभग आ ही जाएगा सर, ठीक है। आ जाओ, क्या कहता है, कहता है धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर बताएं। अच्छा, इस बात को आपको समझना है सर कि धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में दोनों में क्या अंतर है। ये केमिस्ट्री का बड़ा ही लाजवाब सवाल है सर। हाँ, तभी तो कहोगे, पता है क्या, कि जब जब तुझको देखूं तो अरे जी घबराता है। आ जाना बाबा इधर, वरना कुछ और गड़बड़ाएगा, ठीक है, हड़बड़ाएगा। आ जाना इन्हें, देखो। अच्छा, इस बात को आपको समझना है सर कि जब साइंस में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते ही हैं तो फिर आपके सिलेबस इतना ही में है सर, तो इस क्यों नहीं हम लोग जो टिक कर देंगे वो आएगा तो आएगा सर, जितना टिक कर देंगे उतना ही से आएगा तो आएगा। क्योंकि सर देखो, इसके ऊपर मेहनत करोगे ना तो आपको, आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं, संदीप कुमार जो पढ़ाएगा वही आता है, ठीक है। आ जाना, कहता है धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में निम्न अंतर है, मतलब अंतर स्पष्ट कीजिए। धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में निम्न अंतर है,
ये जो सवाल आएगा सर वो आपको आएगा लघु उत्तरीय में आएगा, ठीक है। और जब लघु उत्तरीय में आएगा सर तो ये आपको दो गो पॉइंट लिखना है, ठीक है। 2 पॉइंट बेकिंग सोडा में अंतर बता देना, दो गो धोबिया सोडा में अंतर बता देना, 2 गो बेकिंग सोडा में अंतर बता देना, ठीक है। आ जाना, कहता है धोबिया सोडा का उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है। समझ गया मेरा बात को। धोबिया सोडा का उपयोग जो है वो कपड़ा धोने में किया जाता है, और जबकि बेकिंग सोडा का जो उपयोग है वो कपड़ा, कागज तथा चमड़ा उद्योग में किया जाता है। हमने क्या बोला सर कि धोबिया सोडा का जो उपयोग है ना वो कपड़ा धोने में किया जाता है, लेकिन जबकि बेकिंग सोडा का जो उपयोग है सर वो कपड़ा और कागज तथा चमड़ा उद्योग में किया जाता है, ठीक है। देखो मेरा परिभाषा जो रहेगा ना सर वो बिल्कुल अलग रहेगा सर। हाँ, बुक तुक से मिलने वाला नहीं रहेगा। मेरा परिभाषा अगर तुम चाहोगे ना शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़े तो एक बार तेरे दिमाग में फिट हो जाएगा। आना, हमने क्या बोला है आपको, हमने बोला है सर कि धोबिया सोडा का उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है। धोबिया सोडा का उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है, जबकि बेकिंग सोडा का उपयोग कपड़ा, कागज तथा चमड़ा उद्योग में किया जाता है, ठीक है। तो एक बार मेरे साथ थोड़ा सा बोल देना ना, प्यार से बोलो ना सर, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। हमने बोला धोबिया सोडा का उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है, जबकि बेकिंग सोडा का उपयोग कपड़ा, कागज और चमड़ा उद्योग में किया जाता है, ठीक है। आ जाना, आना सर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, इसी में आना 2 नंबर की तरफ, दूसरा अंतर में, ठीक है। कहता है धोबिया सोडा का उपयोग कांच, साबुन और कागज के उद्योग में किया जाता है, ठीक है। धोबिया सोडा का उपयोग कांच, साबुन और कागज के उद्योग में होता है, जबकि बेकिंग सोडा का इस्तेमाल पेट की अम्लता दूर करने में होती है। जब पेट की अम्लता को दूर करना है ना तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर लो। हमने क्या बोला सर, हमने बड़ा शिद्दत से बोला, बड़ा प्यार से बोला, बड़ा मोहब्बत से बोला। ऐसे हम हमेशा मोहब्बत से ही बोलते हैं, ठीक है। आ जाना सर, मेरा अगर असली रूप देखना है ना तो जब मुंड में रहते हैं तब देखना। क्या कहता है, कहता है धोबिया सोडा का उपयोग कांच, साबुन और कागज के उद्योग में होता है। धोबिया सोडा का उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में होता है, जबकि बेकिंग सोडा का उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। जबकि बेकिंग सोडा का उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। और ये जो सवाल है वो आपको लघु उत्तरीय में आएगा, और जब लघु उत्तरीय में आएगा सर तो दोनों तरफ 2-2 अंतर लिखना है, ठीक है। आना, दोनों तरफ क्या अंतर लिखना है, 2-2 अंतर लिखना है, ठीक है सर। आ जाना, कहता है धोबिया सोडा का उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है। हमने क्या बोला, धोबिया सोडा का उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है, जबकि बेकिंग सोडा का उपयोग कपड़ा, कागज तथा चमड़ा उद्योग में किया जाता है, ठीक है। जबकि बेकिंग सोडा का उपयोग कपड़ा, कागज और चमड़ा उद्योग में किया जाता है। फिर हमने क्या बोला कि धोबिया सोडा का उपयोग कांच, साबुन और कागज के उद्योग में होता है, जबकि धोबिया सोडा का उपयोग कांच, साबुन और कागज के उद्योग में होता है। धोबिया सोडा का उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में होता है, जबकि बेकिंग सोडा का उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने में होता है। बेकिंग सोडा का उपयोग इस्तेमाल पेट की अम्लता को दूर करने में होती है, ठीक है सर। आ जाना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई कठिनाई नहीं होगा रे बाबा। हम जब तक जिंदा हैं तब तक कठिनाई कहाँ से रे, सब कठिनाई को दूर कर देंगे सर। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन देना है सिर्फ, ठीक है। आइएगा, अगला कहता है सर पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। अब सोचो सर, ये बड़ा ही मतलब कहोगे ना सर तो बड़ा अच्छा सवाल है, जो कि बायोलॉजी का सवाल है, और ये सवाल लगभग साल आने की कोशिश रहता है सर। तो ये सब सवाल को थोड़ी सी हमको शिद्दत से देखने की जरूरत है, ठीक है। और आज हम थोड़ा सा सर अलग मुंड में है, एकदम पढ़ाने के मुंड में है सर, एकदम मजाक उजाक करने के मुंड में नहीं है, ठीक है। आना, कहता है क्या कि पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। कहता है सर कि पौधे जल एवं लवण का अवशोषण, पौधे जल एवं खनिज लवण का अवशोषण जड़ों द्वारा करते हैं। हमने क्या बोला है सर कि पौधे जल एवं खनिज लवण का अवशोषण जड़ें द्वारा करते हैं, तथा जाइलम उत्तक की सहायता से इन्हें पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। देखो ये अवशोषण कहाँ से करते हैं, तो जड़ द्वारा करते हैं, ठीक है। फिर उसको पत्तियों तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, तो पत्तियों तक जाइलम उत्तक के द्वारा पहुंचाया जाता है, ठीक है। फिर कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा हरी पत्तियों खाद्य पदार्थों का निर्माण करती है।
फिर कहता है क्या सर कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा हरी पत्तियों खाद्य पदार्थों का निर्माण करती है जो फ्लोएम द्वारा पत्तियों से पौधों के हर अंगों तक पहुंचती है। किसके द्वारा? जो फ्लोएम द्वारा पत्तियों से पौधों के हर अंगों तक पहुंचती है। जाइलम एवं फ्लोएम के को संवाहन बंडल कहते हैं क्योंकि इनके द्वारा खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण से एक अंग से दूसरे अंग तक होता है। किसके द्वारा? इसी के द्वारा होता है, ठीक है, इसके द्वारा होता है, ठीक है, संवाहन बंडल कहते हैं जिसको, ठीक है। आ जाना, फिर से हम लोग इसको अच्छा से देख लेते हैं। कहता है क्या सर कि पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि पौधे जल एवं खनिज लवण का अवशोषण जड़ों द्वारा करते हैं। हमने क्या बोला कि पौधे जो है वो जल एवं खनिज लवण का अवशोषण जड़ें द्वारा करते हैं तथा जाइलम उत्तक की सहायता से इन्हें पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। फिर जाइलम उत्तक की सहायता से उसे पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा हरी पत्तियां खाद्य पदार्थों का निर्माण करती है। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा हरी पत्तियां खाद्य पदार्थों का निर्माण करती है जो फ्लोएम द्वारा पत्तियों से पौधों के हर अंगों तक पहुंचाई जाती है, ठीक है। अब सोचना, फिर कहता है जाइलम एवं फ्लोएम को संवाहन बंडल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? संवाहन बंडल कहते हैं सर, क्योंकि इनके द्वारा खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण एक अंग से दूसरे अंग तक होता है। यहां तक क्लियर? कोई कष्ट, कोई कठिनाई, कोई प्रॉब्लम है तो रे बाबा कमेंट बॉक्स में बता देना। आप जरा अब आना शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सर अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है सर? थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से देख लेना। एक और सवाल कहाँ गया सर? एक और सवाल आइए देखते हैं सर क्या कहता है। थोड़ी सी गौर कीजिएगा। देखिए इधर 100 नंबर ये सवाल हो गया, ठीक है। यानी ये टोटल हमने अभी तक 100 क्वेश्चंस पूरा कर चुके हैं सर। देखो अब हमारा मात्र 10 सवाल और बचा है, ठीक है। और ये 10 सवाल कौन कौन सवाल होने वाला है वो पता नहीं, अभी 10 से सवाल नहीं है सर। एक्चुअली में कुछ सवाल ऐसे हैं जो रिपीट हो चुका है, ठीक है। लगभग ये 100 क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट हो गया है। तो जो सवाल रिपीट हो गया इसको हम दोबारा करा देंगे, ठीक है। उसकी जगह दूसरा सवाल करवा देंगे, ठीक है। आ जाना सर। और बायोलॉजी में 5 नंबर यह सवाल अभी और हम कराएंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेने को सर। और अभी 5 नंबर वाला सवाल के लिए हम स्पेशल एक सीरीज लाएंगे, ठीक है। आना। कहता है वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में अंतर स्पष्ट करे। ये सवाल बड़ा है रोमांटिक है सर। रोमांटिक कहने का मतलब पूछने वाला सवाल है, ठीक है। कहेगा वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो कहता है क्या सर कि अवायवीय शोषण और वायवीय शोषण में निम्न अंतर है। वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में बहुत सारा अंतर है, लेकिन ये दीर्घउत्तरीय का सवाल है। तो 5 पॉइंट आपको वायवीय शोषण में लिखना है और 5 पॉइंट आपको अवायवीय शोषण में लिखना है, ठीक है। आ जाना। तो एक तरफ आपको लिखना है वायवीय शोषण, एक तरफ लिखना है अवायवीय शोषण। 1 नंबर में क्या कहता है सर कि इस क्रिया में अंतिम उत्पाद CO2 तथा जल होता है। वायवीय शोषण का अंतिम उत्पाद जो होता है सर वो CO2 तथा जल होता है। लेकिन अवायवीय शोषण का जो अंतिम उत्पाद होता है सर, इस प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद जो होता है सर वो इथाइल अल्कोहल होता है। क्या होता है? इथाइल अल्कोहल होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। कहता है इस क्रिया में जो अंतिम उत्पाद होता है सर वो क्या होता है? इथाइल अल्कोहल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। आना इधर में आना 2 नंबर की तरफ। कहता है यह क्रिया सभी जीवधारियों में पाई जाती है। ये जो क्रिया है वो सभी जीवधारियों में पाई जाती है, ठीक है। लेकिन यह क्रिया कुछ ही जीवधारियों में पाई जाती है। ये जो क्रिया है वो सभी जीवधारियों में पाई जाती है, लेकिन ये क्रिया जो है वो कुछ ही जीवधारियों में पाई जाती है, ठीक है। आ जाना। अब इसके 3 नंबर की तरफ आना सर। 3 नंबर में क्या कहता है? 3 नंबर में कहता है ना सर, थोड़ी सी इधर आ जाना। कहता है इस क्रिया में खाद्य पदार्थ का पूर्ण रूप से उपचयन होता है। कौन सी क्रिया में? वायवीय शोषण की क्रिया में खाद्य पदार्थ का पूर्ण रूप से अपचयन होता है या उपचयन होता है सर? ये अपचयन होता है, ठीक है। हमने क्या लिखा है? हमने लिखा है सर कि इस क्रिया में खाद्य पदार्थ का पूर्ण रूप से अपचयन होता है। कौन सी क्रिया में? इस क्रिया में। एक क्रिया बोले तो सर ये
वायवीय शोषण की क्रिया में खाद्य पदार्थों का पूर्ण रूप से क्या होता है, अपचयन होता है। लेकिन इस क्रिया में भोजन का पूर्ण रूप से क्या होता है, अपचयन होता है। इसमें खाद्य पदार्थों का क्या होता है, अपचयन होता है। इसमें भोजन का क्या होता है, अपचयन होता है। यानी कहने का सेंस है कि वायवीय शोषण में खाद्य पदार्थों का अपचयन होता है और अवायवीय शोषण में भोजन का अपचयन होता है। हमने क्या बोला है कि वायवीय शोषण में खाद्य पदार्थों का अपचयन होता है और अवायवीय शोषण में भोजन का क्या होता है, अपचयन होता है। आना फिर कहता है 4 नंबर में क्या कि इस क्रिया में 38 एटीपी अणु निर्मित होते हैं। किस क्रिया में, ये वायवीय शोषण की क्रिया में 38 एटीपी अणु निर्मित होते हैं। किस क्रिया में, वायवीय शोषण की क्रिया में। ठीक है, कहता है इस क्रिया में 38 एटीपी अणु निर्मित होते हैं, लेकिन इस क्रिया में एटीपी के केवल 2 अणु निर्मित होते हैं। इसमें जो है सर वो केवल 2 अणु निर्मित होते हैं अवायवीय शोषण में, और इसमें जो है वो सर वो टोटल 38 एटीपी निर्मित होते हैं। ठीक है, आना 5 नंबर में कहता है खाद्य पदार्थों के विश्लेषण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थों का विश्लेषण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन इस प्रकार के शोषण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। किसमें, अवायवीय में शोषण के लिए आवश्यकता नहीं होती है सर, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इसमें जो है वो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, आ जाना, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगा, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होगा। इसमें 38 एटीपी होगा, इसमें 2 अणु एटीपी होगा। फिर क्या बोला सर कि इसमें जो होता है वो खाद्य पदार्थों का अपचयन होता है, इसमें जो है सर वो हमारा भोजन का अपचयन होता है। फिर क्या सर कि यह क्रिया सभी जीवधारियों के लिए है। ये वायवीय क्रिया जो है सर, वायवीय शोषण की जो क्रिया है वो सभी जीवधारियों के लिए है, और ये अवायवीय शोषण की जो क्रिया है वो कुछ ही जीवधारियों के लिए है। फिर कहता है सर कि इस क्रिया में अंतिम उत्पाद CO2 तथा जल होता है। इस क्रिया में अंतिम उत्पाद इथाइल एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? मैंने फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं सर। कहता है वायवीय शोषण जो है इस क्रिया में अंतिम उत्पाद क्या होता है, CO2 तथा कार्बन डाइऑक्साइड जल होता है। इसमें क्या होता है कि इसका अंतिम उत्पाद एथाइल एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यह क्रिया सभी जीवधारियों में होता है, यह क्रिया कुछ ही जीवधारियों में होता है। इस क्रिया में खाद्य पदार्थों का पूर्ण रूप से अपचयन होता है। इस क्रिया में भोजन का पूर्ण रूप से अपचयन होता है। कहता है इस क्रिया में 38 एटीपी होता है, इस क्रिया में 2 एटीपी के केवल 2 अणु होते हैं। खाद्य पदार्थों के विश्लेषण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसमें कहता है सर इस प्रकार के शोषण में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है सर। अब आप बताना शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सर कि मैंने टोटल 100 सवाल कर लिया, और कितने बच्चे हैं जो 100 सवाल आप भी कर लिए हैं। ये टोटल यहाँ तक 16वां क्लास कितने बच्चे हैं जो वो देखे हैं, और जो लोग देख लिए सर तो एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से एस लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सर। हाँ, और ये बता देना कि ये क्लास कैसा लगा सर। अगर क्लास अच्छा लगा तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना सर। और जो लोग ये 100 क्वेश्चंस कर लिया होगा ना सर, उम्मीद करना कि उससे अब बोर्ड एग्जाम में सवाल नहीं छूटेगा। लेकिन हम और बहुत सारे सवाल अभी करवाने वाले हैं, क्योंकि अभी 10 सवाल तो इसमें बचा हुआ है, 10 नहीं मान लो 20 बचा हुआ है, क्योंकि 10 सवाल ऐसे हैं जो रिपीटेड सवाल है। तो टोटल अभी 20 को हम इसी में करवाएंगे, बाकी अभी और हम स्पेशल सीरीज लाएंगे 5 नंबर वाले के लिए। ठीक है सर, तो अभी तक अगर सर चैनल पे पहली बार तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सपोर्ट करना सर। बाकी ये क्लास कैसा लगा, मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय। देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। तब तक के लिए बाय सर, थैंक यू, लव यू।